नमस्कार। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, हेराक्लिटस ने कहा था, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। बिल्कुल सही। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ऐसे ही अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी सुर्खियों में है। हमारा आज का विषय है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का जो हालिया अवमूल्यन हुआ है, मतलब जो गिरावट आई है। जी। ये विषय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स हो या मेंस, करंट अफेयर्स का ये एक अहम हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल, इकोनॉमी सेक्शन के लिए तो काफी जरूरी है। और साथ ही जो भी अर्थव्यवस्था में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। जी। तो सबसे ताज़ा खबर यह है कि इसी सितंबर में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 88.6 पर पहुंच गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। 88.6। हाँ, ये ऐतिहासिक स्तर है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अमेरिका से कुछ मंगाना है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसकी कीमत डॉलर में है, जैसे कच्चा तेल। हाँ बिल्कुल, जैसे कच्चा तेल जो भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो अब हमें हर एक डॉलर के लिए 88.60 रुपए से भी ज़्यादा देने होंगे, पहले से काफ़ी ज़्यादा। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये खबर बताना नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या है, इसके असर क्या हो सकते हैं और इसको दुनिया के संदर्भ में कैसे देखें। तो आइए इस पूरे मामले को थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, आखिर रुपए में ये गिरावट आई क्यों है? और क्या सिर्फ रुपया ही गिर रहा है या दुनिया की बाकी बड़ी करेंसीज का भी यही हाल है डॉलर के मुकाबले? देखिए, ये जो 88.6 का स्तर है, ये बेशक एक अहम पड़ाव है, चिंता की बात भी है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये रातों रात नहीं हुआ है। हाँ, धीरे धीरे हो रहा था। जी, पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड जारी है, लेकिन हाँ, हाल के दिनों में ये गिरावट तेज हुई है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें देखना होगा कि इस साल, मतलब 2025 की शुरुआत से अब तक, दुनिया की जो दूसरी बड़ी मुद्राएं हैं, उनका प्रदर्शन डॉलर के मुकाबले कैसा रहा है। अच्छा। तो इस दौरान भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी कीमत का करीब 3% से ज्यादा खो चुका है। 3% से ज्यादा? हाँ, अब यह सुनने में शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन जब हम इसकी तुलना दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का यूरो है या चीन का युआन है या ब्राजील का रियाल भी, तो पता चलता है कि ये मुद्राएं तो असल में डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई हैं इस दौरान। अरे, मतलब वो मजबूत हुए और हम कमजोर? जी। और अगर हम अपने पड़ोस में देखें, दक्षिण एशिया में, तो भारतीय रुपया बांग्लादेशी टका या पाकिस्तानी रुपए जैसी मुद्राओं के साथ खड़ा दिखता है गिरावट के मामले में, बल्कि स्रोत के अनुसार उनसे भी थोड़ा ज्यादा गिरा है। अच्छा। पिछले एक महीने में ही करीब 1.3% की गिरावट आई है। और ये कमजोरी सिर्फ डॉलर के सामने नहीं है, रुपया, यूरो और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले भी कमजोर हुआ है। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड वीकनेस है, मतलब कई मुद्राओं के सामने कमजोरी दिख रही है। ये तो वाकई चिंता की बात है फिर। अच्छा, ये तो हुई गिरावट की बात। अब आते हैं इसके असर पर। जब रुपया कमजोर होता है तो इसके क्या नफा नुकसान होते हैं? सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं जो शायद हम सबको महसूस होता है। आयात महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही। सबसे सीधा असर इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। आपने कच्चे तेल का जिक्र किया। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। हाँ, 80% से भी ज्यादा शायद। जी हाँ। तो रुपया कमजोर होने से तेल आयात का बिल सीधा बढ़ जाता है, और फिर उसका असर आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, महंगाई पर, पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। मतलब सब कुछ महंगा, सिर्फ तेल ही नहीं, बाकी आयातित सामान भी। बिल्कुल। चाहे वो मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी कच्चा माल जो हम बाहर से मंगाते हैं, वो सब महंगा हो जाता है। इससे हमारे व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट पर भी दबाव बढ़ता है। आयात पर खर्च बढ़ जाता है, जबकि निर्यात से कमाई शायद उतनी ना बढ़े। लेकिन आपने कहा नफा नुकसान दोनों होते हैं, तो इसका कुछ फायदा भी है क्या? हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? निर्यातकों के लिए अच्छा है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत में बनी चीजें और यहाँ दी जाने वाली सेवाएं विदेशी खरीदारों के लिए सस्ती हो जाती हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए अमेरिका में कोई खरीदार है, पहले उसे $1 खर्च करके 85 रुपए का भारतीय सामान मिलता था। अब रुपया 88.6 का हो गया, तो उसी $1 में उसे 88 रुपीस 60 पैसे का सामान मिल जाएगा।
मतलब उसके लिए हमारा सामान सस्ता हो गया। एग्जैक्टली तो इससे हमारे निर्यातकों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में थोड़ी मदद मिल सकती है। उनका माल सस्ता होने से उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अच्छा, तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक इस बार रुपए को बचाने के लिए बहुत ज्यादा दखल नहीं दे रहा है, जैसे वो पहले डॉलर बेचकर रुपए को संभालते थे? ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। शायद यही एक वजह हो सकती है। आरबीआई ने अतीत में कई बार रुपए को गिरने से रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचे हैं, मतलब मार्केट में हस्तक्षेप किया है। हाँ, किया है। लेकिन इस बार शायद वो हस्तक्षेप उतना आक्रामक नहीं है। हो सकता है आरबीआई एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब रुपए को एकदम से गिरने भी नहीं देना है, लेकिन शायद थोड़ी कमजोरी से निर्यात को जो फायदा मिल रहा है उसे भी वो देख रहे हो। ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है आरबीआई के लिए। रुपए को संभाले या निर्यात को सपोर्ट करें? बिल्कुल, ये एक मुश्किल संतुलन है और इसे हमें मौजूदा वैश्विक माहौल में भी देखना होगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। हाँ, ट्रेड वॉर्स वगैरह की बातें चलती रहती हैं। जी, कई देश इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका ने भी कुछ भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए हैं। ऐसे में अगर रुपया थोड़ा कमजोर होता है तो वो इन टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम कर सकता है हमारे निर्यातकों के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह का कुशन दे सकता है। हाँ, एक हद तक। लेकिन ये बहुत ही जटिल मामला है। इसके अपने जोखिम भी हैं, जैसे महंगाई का बढ़ना। समझ गई। तो ये तो हुए असर और आरबीआई के संभावित रुख की बात। लेकिन अब वापस आते हैं उस बुनियादी सवाल पर, ये गिरावट हो ही क्यों रही है? इकोनॉमिक्स का सिद्धांत कहता है कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है। बिल्कुल, तो क्या रुपए के साथ भी यही हो रहा है? एकदम। किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट मतलब विनिमय दर ग्लोबल मार्केट में उसकी मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के खेल से ही तय होता है। तो रुपया मजबूत कब होता है? रुपया तब मजबूत होता है जब दुनिया में रुपए की मांग ज्यादा हो और डॉलर की वो मांग कम हो जो हम भारतीयों को चाहिए होती है बाहर से सामान खरीदने या निवेश करने के लिए। तो दुनिया में रुपए की मांग कहाँ से आती है? देखिए, रुपए की मांग के मुख्य तौर पर दो बड़े सोर्स हैं। पहला, जब विदेशी लोग या कंपनियां भारत में बना सामान या यहाँ की सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। हाँ, निर्यात। जी, निर्यात। जब हमारा निर्यात बढ़ता है तो विदेशी खरीदारों को पेमेंट करने के लिए रुपए चाहिए होते हैं। इससे रुपए की मांग बढ़ती है। और दूसरा सोर्स? दूसरा बड़ा सोर्स है विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहते हैं तो उन्हें भी रुपए की जरूरत होती है। अच्छा, निवेश मतलब? इसमें भी दो तरह के निवेश होते हैं मोटे तौर पर। एक होता है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये शेयर बाजार वाला? हाँ, बिल्कुल। इसमें विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हैं। ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म का निवेश माना जाता है। ओके। और दूसरा होता है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें विदेशी कंपनियां भारत में नई फैक्ट्री लगाती हैं या किसी कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदती हैं, मतलब लंबे समय के लिए निवेश करती हैं। अच्छा, एफडीआई मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी, तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और विदेशी निवेश एफपीआई और एफडीआई दोनों आता है तो रुपए की मांग बढ़ती है और वो मजबूत होता है। तो इसका मतलब साफ है, अगर हमारा निर्यात कम हो रहा है या विदेशी निवेशक पैसा नहीं लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो रुपए की मांग घटेगी और वो कमजोर होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और अगर हम अभी की स्थिति देखें तो स्रोत के अनुसार कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अच्छा। हाँ, एक तो जैसा हमने बात की, दुनिया भर में मंदी की आशंका है, व्यापार में रुकावटें हैं, तो भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ जो पहले भी बहुत तेज नहीं थी वो और धीमी हुई है या दबाव में है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात शायद निवेश के मोर्चे पर है। एफपीआई यानी पोर्टफोलियो निवेश वो तो पिछले कुछ समय से नेगेटिव ही चल रहा है। नेगेटिव मतलब? हाँ। निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, नेट बेसिस पर निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। हाँ। लगा नहीं रहे। और एफडीआई के आंकड़ों में भी, मतलब जो लॉन्ग टर्म निवेश है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन निवेशक ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या भारत अब उन्हें आकर्षक नहीं लग रहा? देखिए, यहीं पर निवेशकों के भरोसे, उनके कॉन्फिडेंस का सवाल आता है। स्रोत बताता है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत की हालिया जीडीपी ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था की रफ्तार के जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे बहुत उत्साहित नहीं है। अच्छा, उन्हें और ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद थी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा जो भारतीय कंपनियों की कमाई के आंकड़े हैं मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स, हाँ। वो भी शायद उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। ओके।
होता यह है कि जब निवेशकों को लगता है कि किसी देश की इकोनॉमी या वहाँ की कंपनियां उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही या आगे भी शायद अच्छा न करें, तो वो अपना पैसा वहाँ से निकाल कर कहीं और लगाने की सोचते हैं जहाँ बेहतर रिटर्न मिले। और जब वो पैसा निकालते हैं, हाँ, जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वो अपने पास रखे रुपए को बेचकर डॉलर या कोई और विदेशी करेंसी खरीदते हैं। इससे मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और मांग तो पहले से ही कम है। नतीजा रुपया और कमजोर होता है। बिल्कुल। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो मतलब ये सिर्फ रुपए का गिरना नहीं है, ये एक तरह से वैश्विक निवेशकों का भारत की ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठाना भी है, या कम से कम उनकी उम्मीदों का पूरा न होना। ये सिर्फ मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, शायद भरोसे का भी मामला है। स्रोत में दिए गए तथ्यों को देखें तो ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि करेंसी की वैल्यू सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर से तय नहीं होती। देश की पूरी आर्थिक सेहत कैसी है, भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रही हैं और निवेशकों का भरोसा कितना है, ये सब मिलकर रुपए की कीमत तय करते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। जी। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि भारतीय रुपया कई तरफ से दबाव में है। एक तरफ तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, डॉलर खुद मजबूत हो रहा है, दुनिया में अनिश्चितता है, प्रोटेक्शनिज्म है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे अपने घरेलू फैक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे और विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। और यह निवेश इसलिए कम हो रहा है क्योंकि निवेशकों को हमारी जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों की कमाई को लेके कुछ चिंताएं हैं। एकदम सही सारांश है ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। मतलब इसके कई पहलू हैं और कोई एक आसान जवाब नहीं है। स्रोत भी यही इशारा करता है कि रुपए की ये हालत बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के फैक्टर्स का मिला-जुला नतीजा है। हमें किसी एक को दोष देने के बजाय इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। चलिए, इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो नोट्स बना रहे होंगे, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स। जी। हमने देखा कि रुपया डॉलर के मुकाबले 88.6 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। ये भी समझा कि यूरो, युआन जैसी कई दूसरी करेंसीज की तुलना में रुपए का प्रदर्शन इस साल कमजोर रहा है। हमने ये भी बात की कि कमजोर रुपए के दो पहलू हैं। आयात महंगा होता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। दूसरी तरफ निर्यातकों को थोड़ी मदद मिल सकती है। जी, ये डुअल इफेक्ट है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये जाना कि इस गिरावट के पीछे सिर्फ व्यापार घाटा नहीं, बल्कि विदेशी निवेश में कमी भी एक बड़ा कारण है, एफपीआई और एफडीआई दोनों में। और ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि वैश्विक निवेशक भारत की जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों की कमाई को लेकर शायद उतने संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम समापन के तौर पर देखें तो स्रोत की बातों से ये निकल कर आता है कि किसी देश की करेंसी की वैल्यू, उसका ट्रेड बैलेंस और निवेशकों का भरोसा, ये तीनों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये इंटरलिंक्ड है। जी। जब निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, चाहे वो इकोनॉमी के प्रदर्शन को लेकर हो या भविष्य की नीतियों को लेकर, तो उसका असर कैपिटल फ्लो पर पड़ता है। निवेशक पैसा निकालते हैं, करेंसी पर दबाव बनता है और ये स्थिति ट्रेड डेफिसिट को और मुश्किल बना सकती है। ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। वाकई बहुत ही जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय है और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अगर कोई सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, बिल्कुल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, खासकर वो सवाल जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी, और अब जाते जाते आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल हमारी आज की चर्चा और स्रोत सामग्री से ही निकला है। स्रोत ये बताते हैं कि निवेशक जीडीपी ग्रोथ और कॉरपोरेट आय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में भविष्य में निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए और विदेशी निवेश को दोबारा आकर्षित करने के लिए भारत को किन संरचनात्मक सुधारों, मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस करने की जरूरत हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इस पे विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।